अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स। पिछली कुछ वीडियोस में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर की बेसिक इंट्रोडक्शन देखी थी, उसकी क्या सर्विसेज होती हैं और उसके जो दो मेन फंक्शन होते हैं मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के, हमने वो देखे थे। और उसके बाद हमने यूडीपी को इन डेप्थ देखा था और टीसीपी के हमने सिर्फ इंट्रो लिया था। तो इससे पहले कि हम टीसीपी को इन डेप्थ देखें, हमें ये ज़रूरी है कि हम कुछ रिलायबल डाटा ट्रांसफर के प्रिंसिपल्स जान लें, क्योंकि टीसीपी हमने देखा था कि वही होता है कि रिलायबल डाटा ट्रांसफर होता है यूडीपी के मुकाबले में। तो बिफोर हम टीसीपी को इन डेप्थ देखें, हमें पता होना चाहिए कौन से वो प्रिंसिपल्स थे जिनकी बेसिस पे वो मतलब फर्दर एक्सटेंड किए हमने, और उनसे हमें ये रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि टीसीपी कहलाया जाता है वो हमने बनाया। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा, जो प्रिंसिपल्स ऑफ रिलायबल डाटा ट्रांसफर है ना, ये जो मतलब हमने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कि हमारा जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो रिलायबली ट्रांसफर हो रहा है, इन ऑर्डर ट्रांसफर हो रहा है, आगे गारंटी हो रहा है कि आगे तक पहुंचेगा वगैरह वगैरह। ये सारी सर्विसेज जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, यानी हमें नहीं पता कि नीचे जो क्योंकि ऑब्वियसली ये तो एक एंड होस्ट है और ये एक और एंड होस्ट है, और हम अभी एब्स्ट्रैक्ट यानी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो चैनल इनके बीच में कम्युनिकेशन का है वो रिलायबल है। तो हमें नहीं पता कि बी एंड मतलब इसके बाद वाली जो लेयर्स हैं उनके चैनल रिलायबल है या नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट है। नीचे वाले चैनल, नीचे वाली लेयर्स जो है उसमें जो भी हो रहा है हम अभी उससे कंसर्न नहीं है कि वो रिलायबल है या नहीं। हमारा कंसर्न ये है कि हम यहाँ पर एंड वाली पॉइंट पे एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड करें। तो इसी तरह होता है कि ये हमारा सेंडिंग प्रोसेस है, ये उसकी एप्लीकेशन लेयर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में जो गैप आता है, यहाँ पे हमें नहीं पता कि जब ये इसको क्रॉस कर जाता है तो नेटवर्क लेयर वाला चैनल जो है वो अनरिलायबल है। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमने एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अपनी सर्विस इंप्लीमेंट करनी है, और हमने बस ये देखना है कि जो रिसीवर और सेंडर साइड है उसमें दोनों साइड पे जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है वो जो है रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सेंडर साइड का रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और ये रिसीवर साइड का रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली डिपेंड करेगी कि अनरिलायबल जो चैनल है वो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल अनरिलायबल चैनल जो है वो डेटा लूज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1010 भेजा, तो हो सकता है उसमें से कुछ ना कुछ बिट्स लूज हो जाए, हो सकता है उसमें से कुछ बिट्स करप्ट हो जाए, यानी 1 जो है वो 0 बन जाए और 0 1 बन जाए। हो सकता है डाटा रीऑर्डर हो जाए, जैसे कि मैंने 1 2 3 भेजा है तो दूसरी साइड पे 3 2 1 लिखा आ जाए। तो क्योंकि अनरिलायबल चैनल में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो ये वाली गारंटीज नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो हमारी जो सेंडर और रिसीवर साइड के रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा जो हम आरटीटी वहां पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी कम्प्लेक्सिटी इसी के हिसाब से एडजस्ट होगी कि उसमें फिर हम ये कम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस कर देंगे कि हम इंश्योर करें कि जो डाटा आगे कम्युनिकेट हो रहा है वो लूज ना हो, वो करप्ट ना हो, और वो रीऑर्डर भी ना हो, या उसमें एक गारंटीड डिले ही आए, उससे ज्यादा डिले ना आए उसको ट्रांसफर होने में। और एक और बात यह है कि इवन ये निचले वाले लेयर के साथ एब्स्ट्रैक्ट है, और दूसरी बात यह है कि वो आपस में भी एब्स्ट्रैक्ट है, यानी सेंडर जो है वो ये नहीं, उसको ये नहीं पता कि रिसीवर की क्या स्टेट है, और रिसीवर को ये नहीं पता कि सेंडर की क्या स्टेट है, अनलेस ऑब्वियसली वो किसी मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करें कि सेंडर अपनी स्टेट जो है वो अपने मैसेज के थ्रू ही उसके साथ ही रिसीवर को सेंड कर दे कि मैं इस स्टेट में, और रिसीवर भी वापस जब कुछ कम्युनिकेशन भेजे, कोई नंबर्स फॉर एग्जांपल भेजा है, तो वो साथ अपनी स्टेट पे कम्युनिकेट कर दे। अदर देन दैट, अदर देन कि वो एक्चुअल एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन करें, उनको एक दूसरे की स्टेट के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो अब उनके इंटरफेस इस तरह से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारी एप्लीकेशन लेयर है सेंडिंग प्रोसेस की, जो हमारा होस्ट प्रोसेस सेंटर वाली साइड पे है। एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया है कि उसने ये कोई डाटा था, यानी उसका मैसेज था, एप्लीकेशन लेयर के वक्त उसको हम मैसेज कहते हैं, उसने इस मैसेज को जो है वो आगे सेंड करना था। तो सबसे पहले, क्योंकि हर लेयर या एप्लीकेशन लेयर है, हर लेयर अपने से निचली वाली लेयर के साथ कम्युनिकेट करती है, फिर वो अपने से निचली, अपने से निचली, इस तरीके से ना ये पूरे हायरार्की आगे प्रोग्रेस करती है। तो एप्लीकेशन लेयर ने RTT अंडरस्कोर सेंड का फंक्शन कॉल किया, ये एप्लीकेशन लेयर कॉल करेगी, और इस फंक्शन के ये जो पैरामीटर्स है, आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर वो ये डाटा भेज देगा जिसको कि उसने आगे कम्युनिकेट करवाना है। फिर जो है वो यहाँ पे अभी जो ट्रांसपोर्ट लेयर वाली सेंटर साइड है, उसका हमें अभी आगे देखेंगे हम कि फर्दर क्या एलेब्रेशंस होती हैं, कौन से फंक्शंस कॉल होते हैं। लेकिन जब वो सब कॉल हो जाएंगे तो बेसिकली फिर क्या होगा कि अब जैसे इसने RDT रिलायबल डेटा ट्रांसफर
अंडरस्कोर सेंड वाला फंक्शन कॉल किया था एप्लीकेशन लेयर ने, उसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर यूडीडी अंडरस्कोर सेंड यानी अनरिलायबल डाटा ट्रांसफर अंडरस्कोर सेंड का फंक्शन कॉल करेगी ताकि नेटवर्क लेयर को वो डाटा पास करे। और अब वो डाटा जो कि पहले मैसेज था अब वो एक सेगमेंट बन चुका है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि डाटा के साथ एप्लीकेशन लेयर वाले डाटा के साथ अपना हेडर अटैच कर देती है और वो टोटल मिलके फिर सेगमेंट बन जाता है। तो अब ये सेंटर साइड का काम खत्म हो गया, नेटवर्क लेयर को डेटा मिल गया। अब हमें नहीं पता क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट एक सर्विस है तो हमें नहीं पता कि उसमें क्या फंक्शंस हो रहे हैं, बस ये पता है कि वो एक अनरिलायबल चैनल है। तो यूनिटी अंडरस्कोर सेंड जो है वो इसने ट्रांसपोर्ट लेयर ने कॉल किया, नेटवर्क को वो डाटा मिल गया और फिर वो किस तरह से सेंड हुआ है हमें नहीं पता। जब वो वापस रिसीवर साइड पे आया है तो रिसीवर साइड की ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी कि जब भी पैकेट अराइव होगा तो वो RDT अंडरस्कोर RCV अंडरस्कोर रिसीव करेगी। वो डाटा उसको रिसीव हो जाएगा, उसके बाद क्योंकि उसके साथ हेडर भी अटैच्ड है तो वो फिर उस हेडर को साथ से एक्सट्रैक्ट करेगी, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर को उसने सिर्फ ये डाटा सिर्फ वो मैसेज भेजना है। उसने सेगमेंट को सेगमेंट में से ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर एक्सट्रैक्ट करके उसको वापस मैसेज बना दिया। वापस जब उसने उसको मैसेज बना दिया तो फिर वो रिसीवर साइड की एप्लीकेशन लेयर को उसको सेंड कर देगी। वो कैसा करेगी कि डिलीवर अंडरस्कोर डाटा वाला फंक्शन कॉल करेंगे हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर एप्लीकेशन लेयर को रिसीवर साइड के एप्लीकेशन लेयर को डाटा मिल जाएगा। और ये जो अनरिलायबल चैनल है या बेसिकली हाँ अनरिलायबल चैनल जो हमारी नेटवर्क ले रहा है ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, यानी सेंटर भी रिसीवर को भेज सकते हैं और फिर दूसरे केस में अब रिसीवर सेंटर बन के इस केस में अब सेंडर रिसीवर बन जाएगा तो उसको भी कोई ना कोई कम्युनिकेशन भेज सकता है, कोई भी मैसेज भेज सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है उसके साथ। इसलिए हम कहेंगे कि ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। अच्छा वही बात है कि जब ये एप्लीकेशन लेयर के पास होगा तब हम इसको डाटा कहेंगे, और जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर के पास होगा तो हम उसको पैकेट नहीं कहते हैं, हम उसको सेगमेंट कहते हैं। बट फॉर ईज अभी हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि हम इन्हें पैकेट्स बोलेंगे कि पैकेट्स आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, हालांकि कहते हैं इसको सेगमेंट है जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास होता है। तो अब हम करेंगे ये कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये अभी अभी हम लोगों ने बिल्कुल एक अपना ऐसा चैनल देखा जिसमें सब कुछ रिलायबल था कि हमने जूम किया, हमने सेंड किया और बेशक बीच वाला चैनल अनरिलायबल था पर सब कुछ यहाँ पर डिलीवर हो गया और इन ऑर्डर डिलीवर हुए। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे कि हम अपने ये जो RDT पहले हमारी दोनों इंटरफेसेस थी सेंडर रिसीवर साइड की इनको इंक्रीमेंट करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ ना कुछ लूज हो जाए यानी करप्ट हो सकता है डाटा, तो उस केस में हमें क्या प्रिकॉशंस कौन से फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं कि हम गारंटी प्रोवाइड कर सकें कि हमारा डाटा नहीं करप्ट हुआ या नहीं लूज हुआ वगैरह वगैरह। उस तरह से हम इंक्रीमेंटली ये सारे इश्यूज सॉल्व करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्सिटी और लेकर आएंगे अपने डिफरेंट RDT के प्रिंसिपल्स में। फिर उसके बाद जब हम वो सारे प्रिंसिपल्स देख लेंगे फिर हम देखेंगे कि उन सब प्रिंसिपल्स में से जो बेस्ट प्रिंसिपल्स होंगे और जो उनकी बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी वो फिर हम अपने TCP में इम्प्लीमेंट करेंगे। खैर अभी के लिए हम जो डाटा ट्रांसफर कंसिडर करेंगे वो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होगा, यानी हम सिर्फ ये देखेंगे कि सेंडर टू रिसीवर जो है वो क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं। पर ऑब्वियसली रिसीवर टू सेंडर भी वापस आ सकता है, वापस फ्लो हो सकता है, बट फॉर सिंपलिसिटी से हम सिर्फ यूनी डायरेक्शनल डाटा ट्रांसफर देखेंगे। और हम FSMs यूज करेंगे, इनफिनिट स्टेट मशीन देखेंगे। वो जो हमने स्टेट कही थी ना कि सेंडर की स्टेट रिसीवर को नहीं पता होती और रिसीवर की स्टेट सेंडर को नहीं पता होती, पर हमने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के पर्पज के लिए दोनों स्टेट्स देखनी है। तो स्टेट्स हम इस तरह देखेंगे कि हम इस तरह से डायग्राम्स बनाएंगे FSMs इनफिनिट स्टेट मशीन्स की, और हमें पता लगेगा कि इस तरह से हम एरोज के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि अब इस स्टेट से इस स्टेट में हम ट्रांजिशन करें और उसके दौरान जो एक्शन हो रहे हैं वो हम ऊपर इस तरह से स्टेट करेंगे। भी आपको समझ आ जाएगी जब आप वो डायग्राम्स की एग्जांपल देखेंगे। अच्छा सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो हमारा फर्स्ट वर्जन है RDT 1.0। RDT 1.0 ये कहते हैं क्योंकि कर तो हम रिलायबल ट्रांसफर करें तो हम अज्यूम करें कि रिलायबल ट्रांसफर ही हो रहा है, और अभी हम अज्यूम करें कि अभी कोई इश्यूज नहीं है, ना कुछ लूज हो रहे हैं, ना कुछ करप्ट हो रहे हैं, ना कोई डिले आ रहा है। तो अभी हम अज्यूम करें कि हम ये RDT ये रिलायबल ट्रांसफर कर रहे हैं ओवर रिलायबल चैनल, यानी कि हमारा जो अंडरलाइन चैनल है वो बिल्कुल परफेक्टली रिलायबल है, कोई एरर्स नहीं आएंगे, कोई करप्शन नहीं होगी, कोई पैकेट्स लूज नहीं होंगे। अब हम सेंडर और रिसीवर के लिए दो डिफरेंट FSMs बना लेते हैं।
कि हम ये कहेंगे कि सेंडर जो है वो अंडरलाइन चैनल जो हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट है, हमें नहीं पता उसमें क्या हो रहा है और फिलहाल के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो रिलायबल है। सेंडर उसमें डेटा भेजेगा और जब वो पूरा का पूरा मतलब वो अनरिलायबल चैनल उस डेटा को ट्रांसफर कर देगा, तो उसके बाद रिसीवर जो है वो उससे डेटा रीड करेगा। तो सेंडर सबसे पहले ऊपर से यानी एप्लीकेशन लेयर से किसी कॉल के लिए वेट कर रहा होगा, वो जो हम RDT_send डेटा वाला कॉल के लिए वेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले उसकी स्टेट क्या होगी, वेटिंग में। जब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा RDT_send और साथ उसने ये मैसेज भेज दिया, इस फंक्शन के रिस्पॉन्स में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी कि वो एक पैकेट पर आएगी। असल में वो क्या बनाती होती है, सेगमेंट, बट हम अभी के लिए हम ये अज्यूम करें कि हम उसको पैकेट बोल लेते हैं। तो उसने एक पैकेट बनाया, वो उसने किस फंक्शन से बनाया, make_tkt, और उसमें उसने ये वो डेटा इस फंक्शन में पास कर दिया। यानी वो करेगा क्या, ये फंक्शन के उस डेटा के साथ यानी एप्लीकेशन लेयर का जो मैसेज था उसके साथ वो ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर अटैच कर देगा और उसको एक पूरा सेगमेंट बना देगा जिसको कि हम अभी पैकेट कहेंगे। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी कि UDT_send वाला फंक्शन कॉल करेगी और उसमें वो पैकेट भेज देगी। अब रिसीवर साइड भी अभी वेट कर रहा है, अभी उसको कुछ रिसीव नहीं हुआ, तब तक वो वेट कर रहा है। जब उसको कुछ रिसीव हो जाएगा तो यानी अभी कोई ना कोई चीज आ रही है नेटवर्क लेयर से जिसको कि ट्रांसपोर्ट लेयर ने रिसीव करना है रिसीवर साइड पे, तो RDT_RCV का फंक्शन कॉल होगा। उसके अंदर पैकेट को वो वाला पैकेट पास हो जाएगा जो वहां से पूरा ट्रांसफर होके आया है। और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर वाली साइड क्या करेगी कि सबसे पहले उस पैकेट से वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेगी, यानी कि उस डेटा का जो पूरा पैकेट बना था उसमें से हेडर निकाल लेगी ट्रांसपोर्ट लेयर वाला। और अब वो इस तरीके से मैसेज बन चुके हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर को सेंड हो सकता है क्योंकि उसमें से हेडर निकल चुका है। तो एप्लीकेशन लेयर को जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर इस तरह से वो डेटा सेंड करेगी कि वो deliver_data का फंक्शन कॉल करेगी और फिर वाला डेटा उसमें जो एक्सट्रैक्टेड डेटा है, एक्सट्रैक्टेड मैसेज है, वो उसको पास कर देगी। ये दो हमारे FSMs हैं, सेंडर और रिसीवर साइड के फॉर RDT 1.0, जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा अंडरलाइन चैनल है वो कम्प्लीटली रिलायबल है। अब RDT 2.0 यानी हमने कहा था हम इंक्रीमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट्स में आगे बढ़ेंगे। तो RDT 2.0 जो है वो थोड़ा सा उसको इंक्रीमेंट कर लेता है। वो कहता है कि ठीक है डेटा जो चैनल है वो कुछ ना कुछ रिलायबल है पर उस पर बिट एरर्स आ सकते हैं। उसमें वो ये नहीं अभी कह रहा कि कोई रीऑर्डरिंग होगी, वो कह रहा है कि ठीक है अभी ऑर्डर में जाएगा, अगर मैंने 1 2 3 भेजा है तो 1 2 3 ही जाएगा, और अगर मैंने 1 2 3 भेजा है तो पक्का वो 1 2 3 सारे उधर पहुंच जाएंगे। कोई डिले नहीं होगा वगैरह वगैरह, कोई लॉस नहीं होगा। अभी वो सारी चीजें वो कह रहे हैं कि ठीक है रिलायबल है, पर अभी उसने एक इंक्रीमेंट चीज कर ली, एक कहती है कि कुछ ना कुछ बिट एरर आ सकते हैं, यानी कुछ फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 की जगह 1 3 3 चला गया क्योंकि कुछ ना कुछ जो बीच में नंबर्स थे वंस और जीरोस थे वो 1 0 बन गए और 0 1 हो गए, कोई ना कोई बिट्स करप्ट हो गए, तो यानी बिट्स फ्लिप हो सकते हैं। तो इसके लिए यूडीपी में तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक इंटरनेट चेकसम होता है जो कि एरर्स डिटेक्ट करता है, पर अभी हम वो चेकसम वाली फंक्शनैलिटी से थोड़ा आगे मतलब चेकसम वाली फंक्शनैलिटी में क्या हो रहा था यूडीपी में कि सिर्फ हमें पता लग रहा था कि डेटा जो है वो करप्ट है। जब वो करप्ट हमें पता लग गया कि है उसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे थे कि इंश्योर करने के लिए कि अब हम वापस सेंडर से कहें कि आपने जो डेटा भेजा है वो करप्ट हो गया है तो प्लीज मुझे वो डेटा दोबारा भेज दें। तो ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन हम मतलब अब हम क्या करेंगे कि वो इसके लिए भी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। खैर जब हम नॉर्मली कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं अपने किसी फर्दर ह्यूमन से, तो हम एरर्स को किस तरीके से उसे किस तरह रिकवर करते हैं कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम उससे कहते हैं कि हमने जैसा फॉर एग्जाम्पल कोई बात कही, मैंने कॉल पे किसी बंदे को कोई बात की, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आज मैंने ये खाया, तो अगले बंदे को नहीं समझ आए कि आपने क्या क्या खाया है, वो बीच में वो बात जो है वो उस वक्त वॉइस मेरी आगे ट्रांसफर नहीं हुई, तो वो दोबारा से मुझसे पूछता है कि मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा है, प्लीज आप रिपीट करें। फिर जब मेरी तरफ वो मैसेज पहुंच जाता है कि उसने ये कहा है, तो मैं आगे से वापस अपना जो मैंने प्रीवियसली मैसेज कहा था उसको मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। इस तरीके से हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के दौरान एरर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स में यही वाली टेक्निक यूज होती है, तो हम देखते हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है। अच्छा, हमने यही हमने बात करनी कि हम इन एरर से रिकवर कैसे करेंगे। हमें पता तो लग गया कि एरर है, पर हम रिकवर कैसे करेंगे। तो हम दो चीजें यूज करते हैं RTT 2.0 में। सबसे पहले हम एक्नॉलेजमेंट्स भेजते हैं। एक्नॉलेजमेंट होती है कि रिसीवर एक्सप्लिसिटली बोलता है सेंडर को कि पैकेट ओके, कि आपका पैकेट रिसीव हो गया। जैसे कोई मुझसे कहे कि आप कैसे हो और मैं कहूँ जी मुझे आपकी बात समझ आ गई है और मैं ठीक हूँ, तो ये जो जी मुझे आपकी बात समझ आ गई मैंने बोला था ये एक्नॉलेजमेंट थी।
पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। दूसरा जो तरीका हम 2.0 में यूज करते हैं RDT 2.0 में, वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होती है, जिसमें एक्सप्लिसिटली रिसीवर बताता है कि आपकी पैकेट में एरर्स थे, जैसे उसने कहा आप कैसे हैं, तो मैंने आगे से कहा कि नहीं मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, प्लीज रिपीट कर दें। तो ये मैंने एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट दिया कि आपका जो बात थी, आपका जो पैकेट था, मैसेज था, उसमें एरर्स थे। तो फिर जब नैक मिल जाता है, मतलब सेंडर भी वेट कर रहा होता है कि मुझे एक्नॉलेजमेंट मिले रिसीवर की, तो फिर मैं आगे कुछ भेजूँ। तो जब उसको एक्नॉलेजमेंट की जगह नैक मिलता है, ऐप की जगह नैक मिलता है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलती है, तो फिर वो क्या करता है कि नैक के रिसीप्ट के ऊपर वो अपना जो पुराना पैकेट था, जो प्रीवियस पैकेट जो उसने पहले बात की थी या जो कम्युनिकेट किया था, वो उसको रीट्रांसमिट कर देता है। फिर अगर दोबारा वो करप्ट, मतलब दोबारा वो हाँ करप्ट हो जाए, तो फिर दोबारा से यही वाला प्रोसेस होगा, फिर दोबारा नैक होगा, जब तक एक्नॉलेजमेंट उसको रिसीव नहीं होती है, यानी कि रिसीवर साइड ने विदाउट एरर्स जो है वो पूरा पूरा पैकेट नहीं रिसीव कर लिया, तब तक ये होता जाएगा कि रीट्रांसमिशन होती जाएगी। तो सेंडर यही करता है, स्टॉप एंड वेट बेसिकली इसमें हो रहा होता है कि वो एक पहले पैकेट सेंड करता है और फिर अगले पैकेट को सेंड करने से पहले वो रिसीवर के रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा होता है कि मैं अगला पैकेट भेजूँ या ना भेजूँ। अगर अगला पैकेट नहीं भेजना तो फिर वो क्या करेगा कि पिछले वाले पैकेट को ही रिपीट कर देगा, दोबारा भेज देगा। तो हम RDT 2.0 की भी FSM डायग्राम देख लेते हैं, फिनिट स्टेट मशीन डायग्राम। और सबसे पहले हम सेंडर साइड देखते हैं। अब सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि ऊपर एप्लीकेशन लेयर से कॉल के लिए वेट कर रहा है। तो जब एप्लीकेशन लेयर से RDT_send का फंक्शन कॉल होगा, तो वही वाला काम होगा कि हमने एक पैकेट बनाया और अब हमने पैकेट के अंदर एक चेक सम भी अपने हेडर में इंक्लूड कर दिया। वो चेक सम जो है वही चेक करेगा कि डाटा करप्ट तो नहीं हुआ। फिर हम वही UDT_send वाला फंक्शन कॉल करेंगे और अभी हम एक वेट स्टेट में चले गए, हमारा सेंडर वेट स्टेट में चला गया है। वो वेट करे कि या तो उसको रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तो उसको नैक भेजे, ऐक या नैक। अच्छा, अगर तो RDT_receive पैकेट वाला फंक्शन भी सेंडर रिसीवर साइड पे कॉल हो गया है और दूसरा इस ऐक यानी इस एक्नॉलेज्ड वाला फंक्शन भी कॉल हुआ है, तो फिर वो क्या करेगा कि अब कोई इस ये जो टिल्डा है, ये जो हैट वाली ऑपरेटर है, इसका मतलब है कि अब कोई ऑपरेशन और नहीं होगा। फिर दोबारा वही हो जाएगा कि सेंडर वेटिंग में चला गया कि मैं दोबारा से कुछ भेजूँ या ना भेजूँ। अगर तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब सेंडर वेट कर रहा था ऐक और नैक के लिए, तो उसको पता लगा कि रिसीवर ने रिसीव भी कर लिया RDT_receive, और दूसरी बात इस नैक वाला फंक्शन कॉल हुआ है, यानी कि उसको एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिली है। तो फिर वो दोबारा, अब क्योंकि अब उसको दोबारा पैकेट बनाने की जरूरत तो नहीं है, पैकेट तो दोबारा बन चुका, पैकेट तो पहले बन चुका है, तो बस वो क्या करेगा कि ये ऊपर वाली लाइन ये नहीं करेगा, ये जो नीचे वाली लाइन है, यानी जो पैकेट को सेंड करने वाली लाइन होती है अनरिलायबल चैनल को, कि वो पूरा अगले एंड होस्ट तक, रिसीवर तक ट्रांसफर हो, वो वाला फंक्शन कॉल कर देगा UDT_send का, और फिर वो दोबारा से वेट कर रहा होगा एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के लिए, फिर दोबारा ये प्रोसेस होगा। अच्छा, रिसीवर ये कर रहा होगा कि आपको फ्रॉम बिलो, अच्छा ये आपको समझना चाहिए कि फ्रॉम अबव क्यों कहता है, फ्रॉम बिलो क्यों कहता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर जो है सेंडर साइड पे, वो फ्रॉम अबव यानी एप्लीकेशन लेयर से मैसेज का वेट कर रही होती है, और रिसीवर वाली साइड से फ्रॉम बिलो यानी नेटवर्क लेयर से मैसेज का वेट कर रही होती है। तो शुरू में वो सिर्फ वेट कर रही होगी, जब जो है उसको मैसेज मिल जाएगा, RDT को रिसीव मिलेगा और साथ उसको मिला कि अभी आपका डाटा करप्ट है। ये किस तरह पता लगा उससे कि जो चेक सम था, उसने चेक सम के थ्रू ये स्टैब्लिश कर लिया कि डाटा करप्ट मिला है मुझे। तो जब ये दोनों काम होंगे कि रिसीव हुआ है, करप्ट मिला है, तो वो UDT_send कर देगा, क्योंकि आपको पता है बाई डायरेक्शनल चैनल होता है। जब सेंडर रिसीवर को भेज रहा है, तो रिसीवर भी सेंडर को वापस भेज सकता है अपने रोल्स रिवर्स करके। तो वो UDT_send करेगा और वो नैक सेंड करेगा, यानी ये पूरा पैकेट भी साथ सेंड कर देता है और एक नैक सेंड करता है। तो उसके बाद क्या होगा, अच्छा जब वो नैक सेंड करेगा, तो वहाँ पे यही वाला पूरा प्रोसेस होगा कि दोबारा से सेंडर जो है वो रीट्रांसमिट कर देगा पैकेट को। अच्छा, इन केस के रिसीवर ने रिसीव किया है फ्रॉम बिलो, RDT को रिसीव और नॉट करप्ट हुआ है पैकेट, तो वो वही वाले काम कर देगा कि वो सबसे पहले तो क्या करेगा कि एक्सट्रैक्ट कर लेगा पूरे पैकेट में से, यानी कि पूरी सेगमेंट में से उसका हेडर वगैरह एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उसमें से डाटा निकाल लेगा, जो कि एप्लीकेशन लेयर को भेज सकता है, और उस डाटा को वो डिलीवर डाटा कॉल करके तो वो एप्लीकेशन लेयर को भेज देगा। इसके बाद एक एडिशनल काम वो ये करेगा कि उसने एक्नॉलेजमेंट भी भेजनी थी आगे रिसीवर, सॉरी सेंडर को, तो UDT_send ऐप कर देगा
और वापस एक्नॉलेजमेंट भेज देगा सेंडर को, और इससे एक पूरा जो कम्युनिकेशन का ट्रांसफर था वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला स्टार्ट होगा कि सेंडर दोबारा वेट कर रहा है फॉर कॉल फ्रॉम अबव। और वही ये बात दोबारा बता रहे हैं कि ये दोनों आपस की एक दूसरे की स्टेट्स नहीं जानते होते अनलेस इन दोनों की आपस की मतलब एब्स्ट्रैक्ट होती हैं स्टेट्स, एक किस्म का हम कह सकते हैं हिडन होती हैं, अनलेस जो है हम खुद से कम्युनिकेट करें। इसलिए हमें प्रोटोकॉल की जरूरत होती है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बात कहें। यानी फॉर एग्जांपल ये कहे हाय आई एम सेंडर, या हाय आई एम सेंडर की जगह कोई प्रोटोकॉल कह सकता है हेलो दिस इज द सेंडर। और फिर रिसीवर के लिए भी एक प्रोटोकॉल है कि उसने वापस क्या कहना है कि यस आई एम द क्लाइंट या आई एम द रिसीवर, और वापस पे सेंडर कहे ओके रिसीवर या ओके क्लाइंट आई हैव गॉट योर मैसेज या आवर कनेक्शन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो इसलिए क्योंकि हमें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड चाहिए होता है, इसलिए हमें एक प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। और अभी हमने फिलहाल ये इस नैक और इस ऐप वाले फंक्शंस यूज किए हैं। तो ये वही पूरा एक तरीका दिखा रहे हैं। सबसे पहले यही हो रहा होता है कि हम वेट फॉर कॉल फ्रॉम अबव कर रहे होते हैं, उसके बाद जो है जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव, मतलब सबसे पहले हमने उसको सेंड किया रिसीवर को, और जब नॉट करप्ट हुआ है तो वापस ये वाला काम होगा कि उसको एक्नॉलेजमेंट भेज जाएगी। पर इन केस के हमने रिसीवर को भेजा है और हमारा जो डाटा है वो करप्ट हुआ है, तो वापस हम इस लूप में फंस जाएंगे जब तक हमारा डाटा रिट्रांसमिट जो है वो करेक्टली रिट्रांसमिट होता है और वहां पर वो करेक्टली रिसीव नहीं हो जाता, तब तक हम इस लूप में फंसे रहेंगे। अब ये इस लूप से हम बाहर निकल आए क्योंकि हमने रिसीव कर लिया डाटा और वो करप्ट नहीं था, तो फिर हम वापस जो है वो उसी पे चले जाएंगे नो एक्शन वाली स्टेट में। तो RDT 2.0 में ना एक फेटल फ्लॉ है। वो फ्लॉ ये कि व्हाट इफ हमारा वो जो ऐप और नैक था, यानी ये भी बेसिकली 1 और 0 ही होते हैं ना, तो व्हाट इफ ये जो है वो करप्ट हो जाए कि हमने अपनी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी थी, किसी ने हमारा डाटा बीच में करप्ट कर दिया, तो हमने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी कि भाई मेरा डाटा करप्ट है, पर किसी ने बीच में मेरी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को ही इंटरसेप्ट करके तो उसकी जगह एक्नॉलेजमेंट भेज दी, तो उसकी क्या मतलब वो करप्ट हो गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम अब वापस तो नहीं दोबारा भेजेंगे क्योंकि हमें तो नहीं पता चला कि ये एक्नॉलेजमेंट या ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जो थी ये करप्टेड थी। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम जो है ना वो सेंडर क्या करता है कि हर पैकेट के साथ एक सीक्वेंस नंबर ऐड कर देता है। हर पैकेट के साथ एक सीक्वेंस नंबर ऐड कर देता है, और उस सीक्वेंस नंबर मतलब हमने थोड़ी सी और ज़्यादा अपनी रिलायबिलिटी जो है वो थोड़ी सी और रिलायबिलिटी इंट्रोड्यूस करवा दी है हमने। और अब हमें अगर 2 पैकेट्स मिल गए और दोनों का एक ही सीक्वेंस नंबर है, तो हमें पता होगा कि ये जो है ये उनमें से एक जो है वो या तो करप्ट है या फिर मतलब हमें दोबारा मिल गया, तो हम उसको रिसीवर जो है उसको डिस्कार्ड कर देगा। अच्छा, RDT 2.1 जो है वो ये ऐक और नैक की खराब होना या करप्ट होने को वो करेगी, डील करेगी, पर इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि अभी की वीडियो के लिए मेरे ख्याल में हम नॉर्मल जो इनकी इंट्रोडक्शन थी और RDT 1.0 2.0 काफ़ी थे। तो अगर तो आपके पास कोई भी सवाल आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट है किसी और वीडियो के तो वो भी बता दें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।